Hello, dear students. Today we are going to discuss a very important topic of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants, and the topic is structure of pollen grains. Now, pollen grains are the male gametophytes in case of plants. If we talk about the structure of pollen grains, then this is the structure of pollen grain. Usually, we see that pollen grains exist in various shapes and sizes, but if we talk about the general shape of a pollen grain, then pollen grains are generally spherical in shape, and pollen grains are made up of two walls. They are made up of two layers, or we can say two walls. Now, the first layer or the outer layer is called as exine. In this diagram, you can see this structure. This is the outer layer of a pollen grain and it is called as exine. If we talk about the composition of exine, exine is the hard outer layer and it is made up of sporopollenin. Now, this is very important. Sporopollenin is the resistant organic matter known to us. Now, what does it mean that it is the most resistant organic matter? It means that it can withstand high temperature, acids, alkalis, and it is not degraded by any enzyme. That is why sporopollenin is considered to be one of the most resistant organic matter. नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वेल प्रिजर्व्ड रहते हैं फॉसिल्स के फॉर्म में. क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्पोरोपोलिन होता है उनकी आउटर वॉल में, और स्पोरोपोलिन किसी भी एंजाइम से या टेम्परेचर से या किसी भी पीएच से वो अफेक्ट नहीं होता है, वो डिग्रेड भी नहीं होता है. इसी वजह से हमको पोलन्स के फॉसिल्स भी मिलते हैं. अब हमने बात कर ली थी पोलन के आउटर लेयर के बारे में. अब हम बात करते हैं पोलन की इनर लेयर के बारे में. अच्छा, इनर लेयर के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ और कि काफ़ी सारी जगह पे हमको जो एक्साइन की लेयर होती है वो डिसकंटिन्यूस देखने के लिए मिलती है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बीच बीच में एक्साइन की लेयर नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं जर्म पोर. यानी कि पोलन ग्रेन की आउटर सरफेस पे जहाँ पे हमको स्पोरोपोलिन नहीं मिलता है उसको हम लोग कहते हैं जर्म पोर. और इस जर्म पोर से ही क्या होता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है. ओके, सो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो ये डिसकंटिन्यूस लेयर होती है. अब हम बात करते हैं इनर लेयर की. जो इनर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन. जो इनर लेयर होती है पोलन ग्रेन की ये थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, और ये किससे बनी हुई होती है, हमारे सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारी इनर लेयर. तो इनर लेयर कंटिन्यूस तो है ही और ये पतली भी होती है कंपैरेटिवली. ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन का. पोलन ग्रेन का जो बड़ा वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा पार्ट होता है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल. अब हम बात करते हैं इन्हीं के बारे में. तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन. अब जब पोलन ग्रेन होता है 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो 2 सेल स्टेजेस में शेड होता है. व्हाट आर दीज 2 सेल स्टेजेस? जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल. इफ़ वी टॉक अबाउट वेजिटेटिव सेल बिग होता है कंपैरेटिवली जेनरेटिव सेल के, वो बड़ा होता है. और इसका फंक्शन क्या होता है कि इसके पास होता है अबंडेंट फूड रिजर्व, और इसका एक इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस होता है. तो इसका फंक्शन क्या होता है वेजिटेटिव सेल का कि ये फूड रिजर्व की तरह काम करता है और इसके अंदर एक इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस मिलता है. अब बात करें जेनरेटिव सेल की, तो जेनरेटिव सेल हमारा स्मॉल होता है और वो साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल के फ्लोट करता है. ये रहा हमारा यहाँ पे छोटा वाला जेनरेटिव सेल. अब हमने बात कर ली कि मोस्ट ऑफ द केसेस में तो जो हमारा पोलन ग्रेन होता है वो 2 सेल स्टेजेस में शेड होता है, लेकिन काफ़ी सारे एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन होता है वो हमारा 3 सेल स्टेजेस में शेड होता है. नाउ व्हाट आर दीज 3 सेल स्टेजेस?
जेनरेटिव सेल जो होता है हमारा वो माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लेता है। तो हो गई हमारी 3 सेल स्टेजेस। एक तो हमारा वेजिटेटिव सेल था ही, जेनरेटिव सेल ने क्या किया, अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड किया, तो वो उसने 2 और मेल गैमेट्स बना दिए। तो बस हो गया हमारा यहाँ पे 3 सेल स्टेजेस। तो हमने क्या पढ़ा कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, 2 सेल स्टेजेस में शेड करेगा पोलन ग्रेन, वेजिटेटिव सेल बनाएगा, जनरेटिव सेल बनाएगा, लेकिन काफ़ी एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल स्टेजेस में भी हमारा जो पोलन ग्रेन है वो शेड होता है। अब हम बात करते हैं कि स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोलॉजी बोलते हैं। एलर्जीज़ जो होती हैं पोलन ग्रेन की वजह से, आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब हमको किसी पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है उसको हम बोलते हैं हे फीवर। अब हम बात करते हैं कि पोलन ग्रेन के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। पोलन ग्रेन को हम न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स, और हम उसको फॉसिल्स की तरह यूज़ करते हैं, तो हम उससे एवोल्यूशन के बारे में पढ़ सकते हैं। और हम कहाँ यूज़ करते हैं पॉलन्स को, हम उनको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करना मतलब कि काफ़ी लो टेम्परेचर पे हम उनको स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम उनको बाद में पोलन बैंक्स की तरह यूज़ कर पाएँ। कहाँ पर, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। अब काफ़ी तरह के जो क्रॉप ब्रीडिंग टेक्निक्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पर हमको पोलन ग्रेन्स का नीड पड़ता है, तो वहाँ पर हम पोलन ग्रेन्स को जो हमने प्रिजर्व कर रखे हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं इन सब प्रोग्राम्स में। तो ये था पूरा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और पूरा पोलन ग्रेन की शेडिंग और कोई भी जो जर्नल इन्फॉर्मेशन थी पोलन ग्रेन्स के बारे में। एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।